धनंजय सर, मैं शुरू करूं सीधे आपके पास। क्या लगता है सर, चाचा के ऊपर भतीजा भारी पड़ गया? नहीं, भतीजा तो भारी इस तौर पे है कि हर घर में चाचा के ऊपर भतीजा भारी पड़ता है। पिता की संपत्ति फाइनली बेटा को मिलती है, भाई को तो मिलती नहीं है। बेटा नहीं है तो फिर भाई ले सकता है। फिर संतान जब कोई नहीं है परिवार में, तभी ना हमारी प्रॉपर्टी कोई और ले सकता है। लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी हर हमारा बेटा है या हमारी बेटी है या हमारी पत्नी है, तो पहला अधिकार तो उसी का है। ये तो प्रॉपर्टी लॉ में भी यही है, वही विरासत के साथ है। क्योंकि देखिए अभी क्या है, जैसे किसान के लिए खेत उसकी संपत्ति है ना, वैसे अब नेताओं के लिए उनकी पार्टी ही संपत्ति हो गई। तो पिता, आप जितने रीजनल दल देख लीजिए, रीजनल पार्टियां, बिहार में एक जेडी उदाहरण नहीं है, मतलब अपवाद है। बाकी सारी पार्टियां, तमिलनाडु चले जाइए आप, कश्मीर चले जाइए आप, महाराष्ट्र आ जाइए आप, बिहार चले जाइए, सब जगह जो यही है कि जो व्यक्ति है वो अपने बेटे को अपनी पार्टी सौंप के चला जाता है कि ये लो तुम चलाओ। महाराष्ट्र में देखिए, उद्धव ठाकरे जो है बाला साहब ठाकरे की जो है प्रतिनिधि है, राज ठाकरे को तो नहीं मिला वो। राज ठाकरे इसके लिए झगड़ा किए, अलग हो गए, और मन से अभी भी वो जगह नहीं बना पाई जो जगह राज ठाकरे की थी, बाल ठाकरे की पार्टी के समय, जब बाल ठाकरे के साथ थे राज ठाकरे। तो उत्तराधिकारी तो मूल तौर पर पुत्र ही होता है। बिहार में भी वही हुआ है चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान वास्तविक उत्तराधिकारी है, और इसीलिए लड़ाई चल रही थी कि वो जमुई से, उसके पहले जमुई से लड़े थे जब रामविलास पासवान जीवित थे। तो रामविलास पासवान की थोड़ी सी बैक स्टोरी बता दूं कि रामविलास पासवान के दो भाई और थे जो पशुपति पारक थे, और एक और थे। दोनों भाइयों को अपने बेटे की तरह माना। एक किताब है रामविलास पासवान पे निकली है, मेरे पास कहीं अभी रखी होगी, जिसमें रामविलास पासवान के भाषणों का संग्रह है जो संसद में उन्होंने भाषण दिए हैं। उसमें पशुपतिनाथ पारस ने बड़ा डिटेल 3-4 पेज का एक आलेख लिखा है अपने भाई की याद में, रामविलास पासवान जी की याद में, कि किस तरह से वो बड़े भैया जो है हम सबको अपने बेटे की तरह मानते थे, अपना परिवार जिस तरह से चल रहा था। तो वो जो है अब बेटा हो गया तो जाहिर है चिराग पासवान। अब ये भी जान लीजिए कि रामविलास पासवान की एक और पत्नी है, पहली पत्नी है, उनसे भी संतान है, उनकी बेटियां वगैरह है। लेकिन वो कहाँ, कहीं आप इस लड़ाई में कहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? एक आपको याद होगा बहुत पहले, अगर याद हो तो, कि वो उनके एक दामाद जो है बहुत गला फाड़ के रो रहे थे कि हाय मुझे जो है ये लोग आदर नहीं कर रहे, मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा। वो विधानसभा टिकट मांग रहे थे, फिर वो सब कुछ हुआ नहीं। तो वास्तविक उत्तराधिकारी चिराग पासवान को ही माना है रामविलास पासवान, और जमुई से लड़े थे उस वक्त, लेकिन अभी वो लड़ रहे हैं हाजीपुर से, चूंकि हाजीपुर रामविलास पासवान सीट की सीट जो है आधिकारिक सीट तौर पे रहे कि रामविलास पासवान शुरू से लड़ते रहे वहीं पे। पहले बार जब सबसे ज्यादा वोट से हिंदुस्तान में जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, वो भी हाजीपुर से बनाया था उन्होंने, रामविलास पासवान ने। तो वास्तविक अधिकारी तो वही है। अब बात है कि उनकी पार्टी में फूट होना क्या हुआ, उसके पीछे जो कहानी बताई जाती है कि जब नीतीश कुमार से सीधा पंगा ले लिया चिराग पासवान ने, और वो बीजेपी के हनुमान बन गए। तो जब हनुमान बन गया और जो है नीतीश कुमार की लंका नहीं कहूंगा, नीतीश कुमार की हवेली में आग लगाने लगे, तो जाहिर है नीतीश कुमार चिढ़ेंगे इस बात से, और उसके बाद पार्टी में टूट हुई। बीजेपी दरअसल डबल गेम कर रही है। बीजेपी इधर भी है उधर भी है, और लेकिन यही जिससे महाराष्ट्र में भी देखिए वही किया है उसने। तो ये जो डबल गेम है, फिलहाल तो फायदा होता दिख रहा है, जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए, बीजेपी पहले नंबर पे थी, बाद में बीजेपी फिर दूसरे नंबर पे आ गई और पहले नंबर पे हो गई आरजेडी। लेकिन बीजेपी ने जो खेल खेला नीतीश कुमार के साथ, वो नीतीश कुमार जानते हैं, इसलिए वो अलग हो गए थे और चले गए थे आरजेडी के साथ। फिर वहां परेशानी हुई, स्थिति बनी, उनको संयोजक नहीं बनाया गया। मूल इशू यही है, बाकी तो अपराध बढ़ गया, फलाना है ढेकाना, सब कहने के लिए मूल यही है कि उनको संयोजक का पद जो है, या कहिए नेता का पद नहीं दिया गया नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में। और वो सीटों के बंटवारों को लेकर के बड़ा परेशान हो गए थे, जो नहीं किया, उनकी बात कहीं सुनी नहीं गई, और उन्होंने पाला बदल दिया। लेकिन पाला बदला था उन्होंने तो इस शर्त के साथ बदला था कि विधानसभा भंग की जाएगी, और विधानसभा उस समय हाँ हाँ करके हो गया था, लेकिन विधानसभा भंग नहीं की गई, आपको पता है। और उसका रिपरकशन आप देख लीजिए कि अब बीजेपी कह रही है कि विधानसभा भंग करने का तो समय नहीं है, तो तैयार हुई नहीं। तो विधानसभा तो भंग हो गई। नीतीश कुमार का इंटरेस्ट विधानसभा में था, लोकसभा में तो इंटरेस्ट था नहीं। बीजेपी का इंटरेस्ट लोकसभा में था, और उसको जो इंटरनल सर्वे आया था उसमें मिला था कि अगर नीतीश कुमार उस तरफ हैं तो आपकी बुरी गत होने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार को लेकर के आए उनकी शर्तों पर, और इसीलिए 16 सीटें दी है वापस। जहां कह रहे थे लोग कि 10 सीट देंगे, 8 सीट देंगे, पता नहीं क्या देंगे, लेकिन 16 सीटें दी है। हालांकि महाराष्ट्र में भी किया वही, नीतीश कुमार के साथ कुछ स्पेशल नहीं किया। महाराष्ट्र में भी
जो शिंदे गुट है, शिंदे गुट को फाइनली 13 सीटें दे दी गई है। 13 एमपी उनके साथ शिवसेना से टूट करके आए थे, तो 13 के 13 सीटें मिल गई यहाँ भी। तो लेकिन नीतीश कुमार का अभी दाव खाली है, और वो दाव खाली कब, दाव पे क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान की पीठ पर हाथ दे रहे हैं बीजेपी के लोग, नड्डा साथ लेकर के आए थे, अब याद कीजिए नड्डा साथ लेकर के आया था जब नवी बार जब ओथ ले रहे थे नीतीश कुमार को, तो वो क्या था। और जो है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप बोले सर। हालांकि वो जो है उनसे नहीं मिले नीतीश कुमार सर, वो सारी चीजें हुई, उसमें ओथ समारोह में भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के नीतीश जी के साथ अभी भी चिराग पासवान के सहज रिलेशन नहीं है। नीतीश कुमार माने जाते हैं कि वो माफ नहीं करते हैं। चिराग पासवान भी जिद पे लिए हुए हैं कि नीतीश जी को हम बख्शेंगे नहीं, और ये लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई का फायदा किसको मिलेगा? फिलहाल तो बीजेपी को मिलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार जो है बीजेपी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार कमजोर हो या चिराग पासवान कमजोर हो, इससे बीजेपी मजबूत होने वाली वहां नहीं है, क्योंकि बिहार की पूरी सामाजिक संरचना थोड़ी अलग है, उनकी समझ बिहार की अलग है, और प्रो बीजेपी वहां की समझ नहीं है। और जिस तरह से फिर से तेजस्वी यादव उठ खड़े हुए हैं, लालू प्रसाद यादव का वो याद कीजिए, जो आखिर उस दिन 3 मार्च को जो भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, नरेंद्र मोदी इसलिए परिवारवाद के खिलाफ बोलता है, नरेंद्र मोदी हिंदू भी नहीं है, इसलिए अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसने बाल दाढ़ी नाखून नहीं कटवाए, और बड़ा बाबेला मचा। मोदी का परिवार अब तक चल ही रहा है। तो ये सब नरेंद्र मोदी को भी पता है कि बिहार में तेजस्वी यादव का उठ खड़ा होना कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो उनको लगा कि ये एक नीतीश कुमार एक सहारा है, और नीतीश कुमार के भरोसे फिर से उठ के खड़े हो सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को 16 सीटें दी गई है। ये नीतीश कुमार को भी एहसास है। तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव होने के बाद या लोकसभा चुनाव के दौरान क्या करते हैं, ये भी समझने वाली बात है। अब मंत्रिमंडल विस्तार देखिए अब तक नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, इसको भी समझना है कि मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार इस विधानसभा से सहमत नहीं है, और वो नहीं चाहते कि ये सरकार चले, और वो चाह रहे थे कि ये सरकार भंग हो, ये सरकार जाए और नया चुनाव हो, और फिर नए चुनाव में नए तरीके से उनके पास विधायक आए और उनकी अपनी ताकत रिस्टोर करें। लेकिन बीजेपी वो होने नहीं देना चाह रही है। चिराग पासवान को जिस तरह से साथ लिया उससे भी पता चलता है। अब नीतीश कुमार क्या दांव चलते हैं, ये देखने वाला विषय होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। जी धनंजय सर, 2 चीजें। एक तो अभी जो संदीप सर कह रहे थे, ये जो अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद इसको कहा जाए बेसिकली, या फिर ये सियासी समीकरण के तौर पर ये सारी चीजें देखी जाए कि आप अपने गठबंधन के घटक दल के एक अहम नेता से बात नहीं करते हैं। अभी एक ऐसा ही उदाहरण जो है वो हरियाणा में देखने को मिला, जब वो एक सीट देने को तैयार नहीं हुए जेजेपी को, गठबंधन उन्होंने तोड़ लिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन वो सीट देने को तैयार नहीं हुए। ठीक उसी तरीके से क्या ये जो है, या फिर इसको कहा जाए कि ये चुनावी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। दूसरी एक चर्चा वोट बैंक को लेकर के आई थी। सर, ये तय है कि जो वोट बैंक है जेडीयू के पास, जो एक बड़ा हिस्सा था वोट बैंक का, वो जो बट रहा है उसका फायदा किसको हो रहा है? और भाजपा की चूंकि ये रणनीति में आता है, भाई मायावती को जब डाइल्यूट किया गया, मायावती के वोट बैंक में जब सेंधमारी हुई, तो एक अच्छा खासा एक मजबूत नंबर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के जुड़ा। तो क्या जेडीयू का जो वोट बैंक है, जो बांटने की कोशिश भाजपा कर रही है, वो बंट रहा है? और अगर बंट रहा है तो उससे किसका फायदा सीधा सीधा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सारी पार्टियों के वोट बढ़ते हैं, क्योंकि कौन कास्ट का आदमी वहाँ पे लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है वो भी बड़ा मायने रखता है। विचारधारा जैसी कोई चीज़ रही नहीं अब इस देश में, तो कोई विचारधारा के आधार पर वोट देता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जो जिन्होंने खरीदा है, उनके लिए कहा जाए कि वो जो है उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, पार्टियों को बचाने के लिए पैसा दिया है, तो फालतू की बात है। वैसे ही ये है। तो कोई भी पार्टी को जो लोग वोट देते हैं उसकी 2-3 प्रमुख वजह हैं। उसमें से एक वजह होती है धर्म, एक वजह होती है जाति, और एक वजह होती है लोकल कैंडिडेट। बाकी जो सारे मुद्दे हैं, वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, दूसरे और मुद्दे हो, बड़े गौन हो जाते हैं जब चुनाव हो रहे होते हैं। हम लोग चर्चा जरूर करते हैं मुद्दे पर कि इस बार बेरोजगारी बड़ा महत्वपूर्ण है, सर महंगाई बड़ा महत्वपूर्ण है, सर फलाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो गौन हो जाते हैं। और जिस तरह के राजनीति बीजेपी लंबे समय से कर रही है, बीजेपी की राजनीति पिछले 10 साल से क्या है? बीजेपी की राजनीति है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा। वो चाहे धर्म के नाम पर करे, वो जाति के नाम पर करे,
या किसी और तरीके से करें। अब देखिए, प्रोपेगेंडा का पार्ट ये है कि बिहार में समझ लीजिए या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बीजेपी के साथ कौन लोग खड़े हैं? तो बीजेपी के साथ सबसे पहले वो लोग खड़े हैं जो सवर्ण हैं, क्योंकि सवर्णों को लग रहा है कि कांग्रेस तो अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव रही नहीं, तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव समाजवादी पार्टी नहीं हो सकती, हमारी रिप्रेजेंटेटिव जो है जेडीयू नहीं हो सकती, हमारी रिप्रेजेंटेटिव आरजेडी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी पार्टी तो वही हो सकती है जो सवर्णवाद में बिलीव करे, उसमें ज़्यादा नेता हो। बाकी ये जो रीजनल पार्टियां, उसमें देखिएगा ज़्यादातर लोग जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, वो लोग आते हैं। तो बिहार में जो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की जो बात कही जा रही है, क्या कहाँ टूटी पार्टी? टूट के तो बीजेपी के लोग चले गए, टूट के लोग चले आए आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग टूट गए, जेडीयू का तो एक विधायक नहीं टूटा, जो भाग दौड़ कर रहे थे वो भी शांत हो गए फाइनली। तो नीतीश कुमार जो है वो जिससे नरेंद्र मोदी अपनी शर्तों पे काम करते हैं, तो नीतीश कुमार भी अपनी शर्तों पर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली के शहंशाह हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के शहंशाह है, और उन्होंने अपनी स्थिति इस तरह से बनाई है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और बीजेपी की एक तरह से मजबूरी है कि नीतीश कुमार रहें, और बीजेपी की ये भी जरूरत है, जैसा कि शाहिद साहब ने कहा कि वो दोस्ती भी करना चाहती है और कमजोर भी करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को भी ये बात पता है, तो नीतीश कुमार भी तो यही सोच रहे होंगे, जो आप मेरे लिए सोच रहे हैं, मैं उससे इतर आप मुझे सोच रहे हो कि मैं धकेल के गिरा दूं इनको, और मैं सोचूं कि नहीं आपको पहाड़ पर चढ़ा दूं, ऐसा सोचूंगा, मैं भी सोचूंगा कहाँ धकेल के गिरा दूं, मौके की बात है। तो दोनों मौके की तलाश में। अब बीजेपी के लिए ये है कि नरेंद्र मोदी जी को पहले लोकसभा जीतना है, ये नीतीश कुमार को पता है कि लोकसभा में अगर ये ज़्यादा सीटें आ गई इनको, तो फिर हमारी ज़रूरत इनको नहीं महसूस होगी। उनको ये पता, तो ये भी भीतरघात हो सकता है कि 17 सीटों पर जो बीजेपी लड़ रही है, वहाँ क्या जनता दल यू के वोटर वहाँ वोट देंगे उनको, ये भी समझना होगा। ये भी समझना होगा कि चिराग पासवान ने जिस तरह से दुश्मनी की नीतीश कुमार से, तो क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे उनकी लोकसभा सीट में जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वहां भीतरघात नहीं होगा? वैसे ही उलट दीजिए, क्या नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जहां चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी वहां भीतरघात नहीं करेगी? क्या चिराग पासवान के लोग वहां भीतरघात नहीं करेंगे? तो ये सबसे बड़ी स्थिति है। और बड़ी स्थिति ये है कि जब दोनों एक दूसरे को कमजोर करना चाहते हैं, तो तीसरा मजबूत होता है, और उसका फायदा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन को उसका फायदा मिलेगा। ये तीनों लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन को उतना ज्यादा फायदा होगा, आरजेडी को फायदा होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। और आरजेडी को जो वोट नहीं देना चाहते हैं, वो जाहिर ही कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो कांग्रेस की स्थिति फिर मुझे बिहार में, हालांकि लोग बोलते हैं बहुत कमजोर है, नेता उनके पास नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बावजूद इसके जनता का मानस जो है कांग्रेस की तरफ मूव करेगा। अब बात आ रही है कि जनता दल यू के वोटर क्या करेंगे। जनता दल के वोटर के पास जो है, एक देखिए वहाँ जातीय समीकरण है, इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जातीय समीकरण ये है, जिसे आपके उत्तर प्रदेश में है कि बहुत सारे जातियां जो है वो यादव के साथ रहना नहीं चाहती, उनका सीधा सीधा टकराव होता है। बिहार में भी ऐसी स्थिति है, बिहार में भी नहीं चाहते हैं लोग, खासकर गवई इलाकों में यादवों के साथ जो है उनका कंफर्टेबल नहीं है, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे वो और धानुक हो या कहार हो, या और दूसरे कास्ट के लोग जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका। लेकिन क्या वो सवर्णों से कंफर्टेबल है? तो सवर्णों की संख्या कम है, तो जहां संख्या कम है तो हर एक गांव में अगर समझिए 5, 10, 15 लोग रहते हैं, तो वो भी दबंगई अब उनकी कमजोर हो गई है, इसलिए कि अब वो लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो वो फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं। ये एक बड़ी चिंता होती है, और इस तरह से वोटिंग होती है। तो नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी और इनके कांग्रेस के करीब ज्यादा है बनिस्बत आरजेडी के। ये कहने में गुरूज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा तनाव आता है बीजेपी के खिलाफ कि एंटी कंपेंसिव नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आपने रोजगार नहीं दिए, आपने महंगाई कम नहीं की, आपने बेरोजगारी कम नहीं की, आपने किसानों की आय दुगनी नहीं की, तमाम मोर्चों पे आप फ्लॉप है। और केवल हिंदू मुसलमान से बिहार में बहुत लोग चिढ़ते हैं, नहीं पसंद है, मुसलमानों को भी नहीं पसंद है, तो हिंदुओं को भी नहीं पसंद है, क्योंकि वहाँ पे दंगा फसाद टेंशन होता है, तो सबको परेशानी होती है, और मिलता फाइनली उनको क्या हासिल होता है? हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा होता है, उसमें फायदा नेताओं को मिलता है, आम आदमियों को क्या फायदा मिलता है? समझिए भीड़ ने 2 मुसलमान को मार दिया, कहीं भीड़ ने 2 हिंदू को मार दिया, तो उस समाज के हिंदुओं को क्या मिला? उस समाज के मुसलमानों को क्या मिला?
ये सवाल तो पूछने लगे हैं लोग। और जब एजुकेशन ठीक होगा, जब सड़कें ठीक होगी, जब बिजली ठीक होगी, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होगी, तो इसका लाभ सब नागरिकों को मिलेगा, वो खाली पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं मिलेगा। बीजेपी ने इतने सालों में क्या किया है? बीजेपी के नेता रहे मंत्री बन करके नीतीश कुमार के साथ, उन मंत्रियों के रिकॉर्ड जाके खंगालिएगा तो पता चलेगा ज्यादातर लोग करप्शन में डूबे हुए हैं। भले आज आरोप लगा रहे हैं वो आरजेडी पर कि करप्ट है, 1700 करोड़ का घोटाला पकड़ लिया, पता नहीं क्या क्या पकड़ लिया। तो एक तो झूठ बोलने में इतने मास्टर हैं, और जो दिल्ली से झूठ चलता है वो बिहार में और बड़ा हो जाता है, जान लीजिए। झूठ ही खाली बोलते हैं, क्योंकि नेता पढ़ने में कहीं पढ़ते नहीं है। उनके नेता खाली झूठ कहाँ से आ जाए उसी को बांटते हैं। पढ़ते होते नेता तो जमीन पे काम करते दिखाई पड़ते। किसी नेता की कोई हैसियत नहीं है बिहार में। बीजेपी के किसी नेता की कोई हैसियत है क्या? खाली कास्ट के नाम पे और धर्म के नाम के अलावा आप क्या करते हैं? व्यक्तिगत तौर पे जीत नहीं सकते। वैसे ही जेडीयू के नेताओं में है। जेडीयू के कितने नेता है जो अपने दम पे जीत पाएंगे नीतीश कुमार अगर साथ नहीं खड़े हैं तो? आरजेडी में सेम कंडीशन है। इसीलिए कांग्रेस कमजोर हो जाती है कि कांग्रेस से किसी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि बिहार में वो जिता सके अपने 5 उम्मीदवार। खुद जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये पता नहीं चलता है। खुद अध्यक्ष जो है राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो ये स्थिति बड़ी विकट है, और मुझे लगता है कि बिहार और प्रदेशों से अलग इसी रूप में है कि बिहार में नागरिक बोध है, और उनको लगता है कि ये नेता हमको कुछ देता नहीं, नेताओं को ये देना होगा। एकदम कास्ट काम करता है लास्ट में। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट को वोट नहीं करते। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को सारे पासवान वोट करते हैं? नहीं वोट करते। 5.3% वोट है पासवान के, तो क्या सब वोट आ जाते हैं? नहीं आते। बड़ा चंका था। वैसे ही कुर्मियों का या कुशवाहों का क्या नीतीश कुमार को सारे वोट मिलते हैं? नहीं मिलते। बहुत सारे कुर्मी नाराज रहते हैं नीतीश कुमार से। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन जिनका सरोकार नहीं है इन चीजों से, जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उनको लगता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट किया जाए। लेकिन मुझे लगता है बिहार में ये समझ में आया है, इसीलिए लास्ट 18 साल से नीतीश कुमार की सरकार इसीलिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई अच्छे काम किए और वो वहाँ के आम लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो गई है, ये पाला बदलने से, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर उधर, और उनकी छवि बन गई है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ जो है कुर्सी के लिए। लेकिन अभी हाल में देख लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर में जितना बदलाव की बात हुई, जितने सारे टीचर की बहाली हुई, जिस तरह से, हालांकि जिस तरह से एक पाठक काम कर रहे हैं उसको भी वैधानिक नहीं कहा जा सकता। वैधानिक मतलब लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता कि आप किसी ऑफिसर को इतना पावर कैसे दे देंगे कि कुछ भी बकवास कर सकता है। अब लोकतांत्रिक तरीके से बात कीजिए, टीचरों से बैठ कर बात कीजिए, प्राध्यापक जो ऑफिसर हैं उनसे बात कीजिए, और देखिए चैनल में कहाँ नाली में कहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक कीजिए। तो गड़बड़ियां तो बहुत ज्यादा है बिहार में, चूंकि भ्रष्टाचार वहाँ का चरम पे है। वहाँ नौकरशाही बहुत हावी है। नौकरशाही हावी होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है। जहां नौकरशाही बढ़ेगी वहां भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भी वही है। वो साथ तमाम चीजें अलग। तो मुझे लगता है कि जनता दल यू का वोट अभी फिलहाल नहीं बटेगा, और जनता दल का वोट वहीं जाएगा जिधर नीतीश कुमार खड़े हैं। जी।